हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, घर पे हैं, सुरक्षित हैं। बिकॉज ऑफ ए पेंडेमिक वी ऑल आर स्टेइंग एट होम। केंद्रीय विद्यालय जामई रेगुलरली कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केवी जामई। इसी क्रम में आज मैं फिर एक बार आपके सामने क्लास 6 की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मेरे साथ बनिए और अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं शंभू प्रसाद डंडायत, टीजीटी सोशल स्टडी, एमए नेट हिस्ट्री, एमएड, केंद्रीय विद्यालय जामई। चैप्टर नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और जहाँ तक हम बात करेंगे अपने भारत के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, हमारा देश बहुत अतुल्य है और इसकी कुछ चीज़ें हैं जो इसको इनक्रेडिबल बनाती हैं। बिकॉज देर आर मैनी रिलीजन्स, मैनी कास्ट, मैनी कल्चर्स, मैनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। और इसी वजह से इस विविध देश की विविधता में हम शामिल हैं और ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। प्राउड टू बी एन इंडियन। आज चैप्टर शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में। एक छोटा सा कोटेशन। ए फ्रेंड इज ए ऑलवेज देयर टू गिव यू ए बूस्ट, ऑलवेज हेयर इफ यू नीड मी। जिस तरह से एक दोस्त आपको बूस्ट देता है, उसी तरह से मैं भी हमेशा प्रयास करूंगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा और जितनी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं अपनी तरफ से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी में डाइवर्सिटी इन इंडिया, दैट कैसे हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वन सेकेंड India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. अलग अलग तरह से हम लैंग्वेज है हमारी। मध्य प्रदेश की अलग लैंग्वेज होगी, कर्नाटक की अलग होगी, तमिलनाडु की अलग होगी, असम की अलग होगी, और अरुणाचल के पास जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग हमको देखने को मिलेगी। एवरी स्टेट हैज़ ए पार्टिकुलर एंड स्पेशल लैंग्वेज जिन्हें हम बोलियाँ कहते हैं। उसी तरह से वेरियस टाइप्स के फूड, राजस्थान में बाजरे की रोटी, सरसों का साग, उसी प्रकार पंजाब में मक्के की रोटी और लस्सी का गिलास। अगर आप पोंगल की तरफ, ओणम की तरफ, त्यौहार मनाने वाले केरल की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको कुछ अलग प्रकार के मिलेंगे। और असम की तरफ या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको पीठा मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में गूंजी, गुजिया, पापड़ी, ये सब चीज़ें। और जयपुर की जलेबी बड़ी फेमस चीज़ें हैं। आगरा के पेठे, डोसा के डोइठे। अब इन सब चीज़ों को देख करके एक स्माइल आती होगी, एक खुशी मिलती होगी कि इंडिया कितनी डाइवर्सिटी अपने आप में रखता है। कितने प्रकार के फेस्टिवल हैं। कहीं बिहू मनाया जाता है, कहीं गरबा चलता है, कहीं घूमर का नृत्य होता है, और कहीं पोंगल और ओणम, कहीं लोहड़ी का त्यौहार, कहीं भरतनाट्यम, कहीं कथकली। ये सभी चीज़ें इंडिया को विविध विविध कल्चर वाला एक इनक्रेडिबल स्टेट बनाता है, एक इनक्रेडिबल कंट्री बनाता है। उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे धर्म की बात करें तो इंडिया में क्रिश्चियन, हिंदू, और यहाँ आप देख सकते हैं बौद्ध, सिख, इसके अलावा भी जैन हैं और पारसी हैं। तो ये सभी अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। वैरायटी ऑफ फूड्स, जिसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के फूड्स आपको मिलेंगे। ये साउथ का है, साउथ इंडियन। नॉर्थ ईस्ट में आसपास आपको इस तरह का मिलेगा, कुछ स्टेट में इस तरह का और कुछ स्टेट में इस तरह का। तो अलग अलग टाइप, वैरायटी ऑफ फूड्स।
आफ्टर दैट ये फूड की बात हुई। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल्स को हम मनाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ डांस देखेंगे, आप अलग अलग परफॉर्मेंस हैं त्योहारों के दौरान। कहीं दीपावली मनाई जाती है, कहीं ईद का त्यौहार, कहीं रमज़ान। और ये सब चीज़ें हमें अपने देश के बारे में जानने को मिलती है। हमारा देश इतना प्यारा देश है, इतनी विविधताएं हैं इसमें, तो आप समझ रहे होंगे इस चैप्टर से आप अपने देश की विविधताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना एक टॉपिक है। जैसे अब हम कुछ ऐसे पार्टिकुलर प्लेस के बारे में लेंगे जहाँ पे इस चैप्टर में बात कही गई है। जैसे सबसे पहले लद्दाख, जो अभी अ, नौवा आठवां या नौवा यूनियन टेरिटरीज बना है। आठवां या नौवा इसलिए क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को मिलाकर के यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं। देर वाज 28 स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, बट नाउ इन इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स, सॉरी 28 स्टेट्स बट 9 यूनियन टेरिटरीज। पहले जो 28 राज्य थे उनमें एक तेलंगाना के जुड़ने से 29 स्टेट हो गए थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर एक साथ थे, लद्दाख उसमें शामिल था, तो उसको हटा करके राज्यों की श्रेणी से निकाल करके उसको एक यूटी बना दिया गया है, ठीक है। अब बात करें लद्दाख की। लद्दाख इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ, लिटिल एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पे क्या है, बहुत कम खेती होती है पानी पीने की वजह से। जो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मेल्टिंग स्नो होती है, जो वहाँ बर्फ़ गिरती है या वहाँ बर्फ़ के जो स्रोत होते हैं, ज़्यादातर लोग वहीं पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो इससे आप समझेंगे पीपल की सीफ फॉर वूल, और लोगों के पास जो भेड़ होती है, भेड़ों की जो ऊन होती है उसी के कपड़े वो पहनते हैं। ये वहाँ पे आसानी से हमको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ लद्दाख के बारे में थोड़ा सा और हमको जानना चाहिए कि लद्दाख कहाँ स्टैंड करता है या उसकी क्या क्या खास चीज़ें हैं, जो मैं एक शॉर्ट एक सारांश के रूप में बताना चाहूँगा कि पहाड़ियों में बसा हुआ माउंटेन्स एरिया में एक डिज़र्ट इलाका है, और यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम संभव है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और हमेशा ये जो इलाका है हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ खास किस्म की एक अगर आपको पता है तो एक पश्मीना ऊन मिलता है यहाँ पे, और ये ऊन बहुत कीमती है क्योंकि इससे जो शॉल बनती है उसका शॉल बहुत महंगा बिकता है, बहुत कॉस्टली बिकता है। और आगे पढ़ेंगे, यह मुख्यतः कश्मीर के शहरों में इसको बुना जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो दूध से बने हुए पदार्थों का इस्तेमाल और जैसे चीज़ है ना, बटर, इन सब तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और आप वहाँ देखेंगे हर एक परिवार के पास गाय, भैंस, ओ सॉरी, गाय, बकरी और याक, मतलब काऊ, गॉट एंड याक, ये होते हैं, ठीक है। अब डेजर्ट एरिया समझ के आप ये ना समझे कि भाई मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा, लेकिन अगर आप उनका इलाका देखेंगे तो व्यापार के लिए वहाँ बहुत अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत माउंटेन वैलीज हैं और रिवर वैलीज हैं। और रिवर वैलीज का मतलब यहाँ वो नहीं है कि वही नदियाँ बहती हो वो वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इलाका है, ऐसा जहाँ बहुत सुरम्य घाटियाँ हैं, बड़ी विकट स्थितियाँ हैं, बड़ी वहाँ परिस्थितियाँ हैं। और जो अ, कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे या बौद्ध धर्म जो वो लद्दाख के रास्ते होकर ही तिब्बत पहुंचा था, और इसीलिए लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। ओके, इस बात का भी आप ध्यान रखें। लगभग ऐसा कहते हैं कि 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ था, तो वहाँ मुसलमान भी रहते हैं। और उनका जो कल्चर है, सॉन्ग वगैरह, डांस वगैरह, अपने आप में एक फेमस है। कभी मौका मिले आप तो ज़रूर देखिएगा। और केसर सागा, लद्दाख में जो तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, वो भी बहुत वहाँ फेमस है। तो वहाँ तो ज़्यादातर लोग हैं वो बौद्ध धर्म के हैं और मुसलमान हैं, वो उसे केसर सागा को गाते भी हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं, है ना। मेरी बात समझ में आई होगी शायद आपको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसी पे, पश्मीना शॉल, जो मैंने कहा था कि वो वहाँ बुनी जाती है कश्मीर में। ये हमने लद्दाख की बात करी थी। अब बात करेंगे नेक्स्ट केरला की।
ये लद्दाख की एक पिक्चर है जो आपको दिखेगी, कुछ नदियाँ वहाँ से बह के निकलती हैं, और कैसा देखो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ, कितना सुंदर दृश्य है। ओह ब्यूटीफुल। ऐसे दृश्य देख करके अपने आप जाने का मन करता है कि कभी कश्मीर लद्दाख में भी जाया जाए। इसे भारत का स्वर्ग कहते हैं और लद्दाख को तो छोटा तिब्बत कहते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में, घाटियों के बीच में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख की बात हो चुकी है, अब केरला की बात करेंगे। केरला जो कि एक साउथर्न स्टेट है, इट इज़ सराउंडेड बाय सी। और ये हमने नॉर्थ में लद्दाख की बात करी और साउथ में केरला की बात करी। कोशिश करेंगे कि नॉर्थ से साउथ तक बीच में जो डिफरेंस है और जो विविधताएं हैं उनके ऊपर हम बात कर पाए। ठीक है, और वैसे जिस तरह से वो घाटियों से घिरा हुआ है, केरला वन साइड और हिल्स ऑन द अदर साइड, एक तरफ तो समुद्र है केरला की, है ना, और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, उसी तरह से पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए, सबसे अच्छी बात ये मानी जाती है यहाँ की, ये नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स, कार्डमम आर ग्रोन। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची ये उगाए जाते हैं, है ना। पीपर, क्लोव एंड कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची होती है ना, पीपर यानी काली मिर्च और क्लोव यानी लौंग। तो जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं ये वहाँ उगाई जाती हैं, तो ये व्यापारियों को और जो वहाँ के लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट हम देखेंगे फिशिंग एंड एग्रीकल्चर आर मेन ऑक्यूपेशन। जहाँ लद्दाख में एग्रीकल्चर होती नहीं है ना, वहाँ तो वो उनका ही बिजनेस होता है, या ज़्यादातर लोग दूध से बने हुए पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। और पश्मीना नाम की शॉल आपने देखी, यहाँ पे जस्ट थोड़ा चेंज है, जस्ट नहीं बहुत कुछ चेंज है कि यहाँ फिशिंग, क्योंकि समुद्र तट के इलाके कोस्टल एरिया के पास में है ना। जैसे अगर आप ये देखें, ये इंडिया का ये नीचे वाला साउथर्न पार्ट है, तो आपको केरला यहाँ दिखेगा, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे लक्षद्वीप है, तो ये केरला है जहाँ पे आप देख रहे हैं इसको, है ना। ठीक है, तो केरला की पोजीशन कैसी है, इधर इधर से तो ये घाटियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इधर से ओशियन मतलब इंडियन ओशियन का जो पार्ट है अरेबियन सी, उसी के तरफ इसका ये वाला साइड है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें हम, फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स। मतलब अब आपने यहाँ देखा होगा कि इसमें और चाइना के बारे में थोड़ी सी कुछ समानता बताई है। और ये समानता किस वजह से है, क्योंकि चाइना के व्यापारी केरल आए और जो मछली पकड़ के लिए इन्होंने नेट का इस्तेमाल किया था उसको चीन वाला नेट कहते हैं, है ना। ध्यान रखना इस बात का, चीन वाला या चीना वाला, ठीक है, चीना वाला, ये इसका नाम माना गया है। और ये जो नेट है, ये नेट सेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार से चाइना के लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ कड़ियाँ लगी होती हैं और ये नेट है पूरा, और इसके साइड साइड में ये कड़ियाँ होती है और एक तार लगा होता है कि पहले इस जाल को फैलते हैं और फिर इस तार को इससे मतलब ये एक तार होता है जिसको खींचा जाता है, तो फिर ये जाल क्या होता है, सिमट के इस तरह से हो जाता है, फिर ये सिमट जाता है और फिर इसमें मछलियाँ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझे होंगे, यहाँ लॉक लगे होते हैं, हुक लगे होते हैं, और ये हुक से ही ये तार होके निकलता है। ठीक है, तो ये इसको चीन वाला या चाइना वाला वो बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि मछली को जो तलने के लिए, जो इसको फ्राई करने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चीना चट्टी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपके बुक में भी दे रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ एक पीपीटी है और पीपीटी में मेजरली मैंने मेन पॉइंट्स को ही कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट आप समझेंगे यहाँ, ये केरला के बारे में जो बात कर रहे थे, देखो क्या ये भी कितना खूबसूरत है। जहाँ एक तरफ लद्दाख अपनी एक क्वालिटी रखता है, वही देखो केरल की क्या नारियल के पेड़ है यहाँ। ठीक है, और देखो यहाँ बोट और यहाँ के जो हाउसेज हैं उनको देखो आप, कितने कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये अपने आप में खास बात है केरला की, है ना। एक पिक्चर और दिखाऊंगा केरला की, ये देखो, बहुत बार आपने ये पिक्चर देखी होगी, मेजरली जो सिनेरियो की फ़ोटो आती है उसमें ऐसा पिक्चर बहुत बार देखा जाता है। ये केरला की खूबसूरती है। ऐसा कहते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में केरला इज़ द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेट सबसे ज़्यादा। ओके,
अब देखो ये चीज़ें अपन ने देखी हैं, इसमें हमने समझने की कोशिश की है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो हम देखना चाहें केरला के बारे में, तो उसमें होगी रेसिंग बोट्स। और ये आप यहाँ से समझ सकते हैं कि केरला में क्या होता है। भाई कोस्टल एरिया तो है ही पास में, तो इसलिए क्या वहाँ पे बोट रेस की जाती है। ठीक है, बोट्स पे लोग देखो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ से यहाँ तक। ये सारे मिलकर के चप्पू चलाते हैं, उनकी जो पतवार होती है उसको चलाते हैं ये, और फिर रेस होती है आपस में। देखो इसके पीछे भी देखो आप, ये देखो ये वाला, इसके पीछे ऐसे ऐसे रेस चलती है। फिर एक इधर एक इधर एक इधर, फिर जो जिस गंतव्य पे जाना होता है, जिस जहाँ पे टारगेट बनाया जाता है, जो वहाँ पे पहुँच जाता है सबसे पहले, उसको फिर विनर घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में ये त्यौहार बहुत, ये जो कंटेस्ट है, ये कंपटीशन है, ये बहुत होता है, फेमस है वहाँ का, है ना। नेक्स्ट देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लास्ट पॉइंट होंगे, उसके बाद हम देखेंगे। सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री। यानी जब हमारा फ्रीडम फाइटर मूवमेंट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप जो आपने अभी जो देखा है ना, जो रेसिंग बोट का है, ये ओणम होता है केरल में, एक त्यौहार होता है ओणम। कभी राजा बलि का नाम अगर आपने सुना हो, तो उसकी याद में यहाँ ओणम मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ओणम को राजा बलि आते हैं। ठीक है, राजा बलि और भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था, उसके बीच की एक कहानी थी कि उससे 3 पैर की ज़मीन मांगी, छोटी सी ज़मीन मांगी थी, वह भिक्षुक बन के गया था। तो वो वाली कहानी है, आप देखना, उसको समझ में आएगा आपको। तो उस समय ये रेसिंग बोट की जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ की ज़मीन और चावल के लिए जो जलवायु है ना, वो उत्तम होती है, तो ये तो हम देख ही चुके हैं। अब इससे आगे हम देखेंगे केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों को देखने के बाद, अब ये एसेंस है एक। ठीक है, उस एसेंस के लिए हम ये देखना चाहते हैं स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था। भारत के अलग अलग परिवेश के लोग शामिल हुए थे, और इसमें एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, और अलग अलग तरीक़ों से ये सोचते थे, है ना। तो इस वजह से अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीके से उन्होंने विरोध किया है ब्रिटिशर्स का। और तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको फूड डालने के लिए इनमें काफ़ी डाइवर्सिटीज़ है, और आराम से हम इन्हें फूड डाल सकते हैं, है ना। उन्होंने ऐसे सोचा था। और ये देख भी सकते हैं आप कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम, हम सभी लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। और यही एक वजह थी कि हम लोगों में फूट नहीं हो पाई, या फूट हुई भी तो उसको हमने सही समय पे करके, और महात्मा गांधी और कुछ राष्ट्रीय नेता और कुछ क्रांतिकारियों की बदौलत, ऐसे लोगों की बदौलत जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, उनकी वजह से हम में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, नेशनलिज्म आया, और उसके बाद हम आज़ाद हुए। यहाँ हम विविधता में एकता की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली बात है हम सबके लिए। और ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमेशा पहचानी जाती है इसकी ताकत से। कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। अगर अकल एक एक अंगुली को आप अलग अलग रखते हैं तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि पांचों अंगुलियां जब एक हो जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, और फिर उसमें ताकत आ जाती है, सारे मिलकर के एक ताकत का निर्माण कर देती है। तो ये हमारी खास बात है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर ऐसी कोई बात है, अब क्या करना है आपको, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखना है, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे बात करें, मुझे फीडबैक दें। ठीक है ना। थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस पीपीटी। हैव ए गुड डे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम होंगे कामयाब, एक दिन ज़रूर होंगे। अपने मन में यह विश्वास पैदा करिए कि इस महामारी से हम निकलें, और अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए भी एक सल्यूट बनता है, तो उनके लिए भी आप थैंक्स ज़रूर कहें। ठीक है ना। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, स्टे ट्यून, बाय बाय, हैव ए गुड डे।